दोस्तों फाइनली बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर इशू किया जा चुका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इनकम टैक्स के सेक्शन 194Q को लेकर के जो भी आपके सवाल थे, जो भी परेशानियां थी, वो इस सर्कुलर के अंदर क्लियर कर दी गई है। दोस्तों सेक्शन 194Q कल से एप्लीकेबल हो रहा है और इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर आप एक बायर हैं और आप किसी रेजिडेंट सेलर को पेमेंट कर रहे हैं और आपने उससे जो परचेज़ की है उसकी वैल्यू 50 लाख से अधिक की है तो आप उस पर TDS डिडक्ट करेंगे। साथ ही एक और चीज़ भी क्लियर की है कि बायर जो है वो कौन होगा, जिसका पिछले साल में जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ या उससे अधिक है, वही बायर है। इसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन आ रही थी, तो सब सेक्शन 3 की पावर को यूज़ करते हुए बोर्ड ने इन डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव किया है। चलिए वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी इसको अप्लाई करने में और किस तरीके से उन्हें रिमूव किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। पहला तो है थ्रेशोल्ड को कैलकुलेट करने में जो भी परेशानियां आ रही थी, क्योंकि ये जो है 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो रहा है, तो कन्फ्यूज़न आ रही थी कि 1 जुलाई से पहले की भी जो गुड्स की वैल्यू है वो कंसीडर करनी है या 1 जुलाई से हम कंसीडर करना स्टार्ट करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि सबसेक्शन 194Q मैंडेट करता है बायर को कि वो TDS डिडक्ट करे जब वो अपनी बुक्स में सेलर के नाम पर जब वो एंट्री करे, यानी कि सेलर के नाम पर जब एंट्री करेगा या उसको पेमेंट करेगा, जो भी पहले होगा वो TDS डिडक्ट करेगा। ठीक है, तो कब से कौन सा थ्रेशोल्ड जो है ये कब से आपको काउंट करना है, ये 50 लाख की वैल्यू आपको कब से काउंट करनी स्टार्ट करनी है, क्योंकि 1 जुलाई से ये एप्लीकेबल हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जो थ्रेशोल्ड है ना 50 लाख की शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम 1 अप्रैल से आपको कलेक्ट करनी है, कि 1 अप्रैल से आपको देखना है 1 अप्रैल से 31 मार्च की जो वैल्यू है गुड्स की जो आपने परचेज की है, ट्रांजैक्शन की है, वो 50 लाख से अधिक हो रही है या नहीं। तो 1 अप्रैल से आप चेक करेंगे। ठीक है, अगर आप एक कोई व्यक्ति बीइंग अ बायर ऑलरेडी क्रेडिट कर चुका है, सेलर के नाम पे पेमेंट चढ़ा चुका है या पेमेंट कर चुका है 50 लाख तक की या उससे अधिक की 30 जून तक आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो अब आप TDS कब से डिडक्ट करोगे? द TDS आप 1 जुलाई से जो भी उसको पेमेंट करोगे आप उस पर TDS डिडक्ट कर लोगे। अगर ऑलरेडी आपकी पेमेंट हो चुकी है 50 लाख से अधिक की 30 जून तक, तो उस पर तो कुछ आपको करना नहीं है। 1 जुलाई से अब आपको TDS डिडक्ट करना है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। अगर 50 लाख से ज़्यादा की नहीं हुई है 30 जून तक, तो जब भी 50 लाख से ज़्यादा की आपकी वैल्यू होगी तब से आपको कलेक्ट करना स्टार्ट करना है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आ रहा है कि GST का क्या करना है और परचेज रिटर्न हो जाती हैं तो उसका क्या करना है। GST को लेकर के जो प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों इन्होंने बताया है कि जो TCS ऑन सेल वाला सेक्शन आया था ना, वहाँ तो उन्होंने क्लियर किया था कि GST की कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। अब TDS के केस में क्या करना है दोस्तों? TDS के केस में इन्होंने बताया कि एक सर्कुलर आया था जिसमें बताया गया था वेयर इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होता है पेयर और पेई के द्वारा एंड द कंपोनेंट ऑफ GST ऑन सर्विस comprised in the amount payable to a resident is indicated separately। अगर GST component आप अलग से चार्ज कर रहे हैं, tax shall be deducted of the act on the amount paid or payable without including such GST on service। तो टैक्स आप किस पर लगाएंगे? उस पेमेंट पर जिस पर मतलब कि GST लगाने से पहले की जो पेमेंट है उस पर आप लगाएंगे। GST फॉर दिस पर्पज इंक्लूड GST क्या क्या आता है? IGST, CGST, SGST एंड UTGST। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली सेक्शन 194Q के संदर्भ में भी ये चीज़ क्लियर की गई है। व्हेन टैक्स इज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सम इन द अकाउंट ऑफ सेलर एंड इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, द कंपोनेंट ऑफ GST कंप्राइज्ड इन द अमाउंट पेबल टू द सेलर इज इंडिकेटेड सेपरेटली। जब आप उसके नाम पर चढ़ाएंगे उस पेमेंट को तो GST आप अलग से दिखाएंगे वहाँ पे। द टैक्स शैल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q ऑन द अमाउंट क्रेडिटेड विदाउट इंक्लूडिंग सच GST। तो जो TDS आप काटेंगे उसमें GST आप इंक्लूड नहीं करेंगे। हाउएवर इस टैक्स इज डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस। अगर आप पेमेंट बेसिस पर टैक्स काट रहे हैं, TDS काट रहे हैं, क्योंकि जो भी पहले होगा आपको TDS काटना है, चाहे उसके नाम पर चढ़ाएं या पेमेंट करें, जो भी पहले आप करेंगे आप TDS काटेंगे। तो अगर आप पेमेंट बेसिस पर TDS काट रहे हैं बिकॉज पेमेंट इज अर्लियर देन क्रेडिट, देन टैक्स वुड बी डिडक्टेड ऑन द होल अमाउंट। तो आपको पूरी अमाउंट पर टैक्स काटना है। ठीक है, ये क्लियर कर लेना, क्योंकि उस समय GST कंपोनेंट आपके लिए सेपरेटली बताना पॉसिबल नहीं होगा, तो आपको पेमेंट में पूरे अमाउंट पर TDS काट लेना है। फर्दर विद रिस्पेक्ट टू परचेज रिटर्न पर आ जाइए। परचेज रिटर्न के बारे में उन्होंने बोला है
विद रिस्पेक्ट टू परचेज रिटर्न इट इज़ क्लैरिफाइड टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। आप टैक्स जो है वो काटेंगे जब आप उसके नाम पर चढ़ा देंगे या पेमेंट कर देंगे, तो उस टाइम आप जो है TDS काटेंगे। तो परचेज रिटर्न तो बाद में होगी, TDS आप पहले ही काट चुके होंगे। तो परचेज रिटर्न का क्या होगा, द टैक्स मस्ट बी ऑलरेडी डिडक्टेड इफ इन दैट केस एंड अगेंस्ट दिस परचेज रिटर्न। अगर इस परचेज रिटर्न के संबंध में मनी इज रिफंडेड बाय द सेलर, अगर सेलर उसकी पेमेंट आपको वापस कर देता है, कुछ परचेज रिटर्न आप करते हैं और उसकी पेमेंट वो आपको वापस कर देता है, देन दिस टैक्स डिडक्टेड मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द नेक्स्ट परचेज अगेंस्ट द सेम सेलर। तो जब आप नेक्स्ट कोई परचेज करेंगे उस सेलर से, तो आप वहाँ पे उस टैक्स को एडजस्ट करा लीजिएगा। अगर आपने परचेज रिटर्न की और उसने उसके बदले आपको गुड्स दे दिए हैं, तो उस केस में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर पेमेंट वापस आ गई है तो उसको आप नेक्स्ट परचेज में एडजस्ट कर लीजिए, सेम सेलर की। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे सेलर से आप एडजस्ट करें, सेम सेलर से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नॉन रेजिडेंट हो बायर, तो क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा? तो इन्होंने क्लियर किया है कि नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति की, सेलर की इनकम एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स के अंदर, तो क्या ऐसे में भी आपको उसका TDS काटना है? तो उस पर भी इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि सेक्शन 194Q जो है उस पर अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो इन्होंने कहा है विद रिस्पेक्ट टू जो सबसेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C जो TCS ऑन सेल वाला सेक्शन है, वहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया था दैट प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू सेल ऑफ गुड्स टू अ पर्सन बीइंग अ बायर हु इज़ एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। तो वहाँ पे भी ये चीज़ क्लियर कर दी गई थी। तो यहाँ भी इन्होंने क्लियर कर दी है कि द अबव क्लैरिफिकेशन वुड नॉट अप्लाई, कि ये जो 194Q वाला जो सेक्शन है, इट शैल नॉट बी अप्लाई ऑन परचेज ऑफ गुड्स। अगर आप किसी ऐसे सेलर से परचेज कर रहे हैं हु इज़ एग्जम्प्ट इन, जिसकी इनकम एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स में, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन पार्ट इनकम अगर एग्जम्प्ट है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं एडवांस पेमेंट पर भी। तो जी हाँ, एडवांस पेमेंट पर भी आपको TDS डिडक्ट करना है। अगर ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, मान लीजिए अभी आपकी स्टार्टिंग है इस ईयर में, ये ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तो भी क्या एप्लीकेबल होगा? तो इन्होंने कह दिया है कि ये उस बायर पर एप्लीकेबल होगा जिसका पिछले साल जो टर्नओवर है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए। तो इनकॉर्पोरेशन वाले केस में तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 10 करोड़ या उससे लेस है तो क्या एप्लीकेबल होगा? तो इट इज़ क्लैरिफाइड दैट बायर इज रिक्वायर्ड टू हैव टोटल सेल, ग्रोस रिसिप्ट और टर्नओवर ऑन बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम, उसकी एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीज़ होनी चाहिए ड्यूरिंग द ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर में गुड्स हुए हैं, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ या उससे अधिक की आपकी सेल, ग्रोस रिसिप्ट या टर्नओवर होना चाहिए और ओनली बिजनेस एक्टिविटी से होना चाहिए। नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ का टर्नओवर या रिसिप्ट्स आप ऐड नहीं करेंगे। अब दोस्तों आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा पॉइंट थे कि अगर क्रॉस एप्लीकेशन अगर 194O में कट रहा है, 2061H में कट रहा है, तो सेक्शन 194Q का क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो इसमें क्लैरिफिकेशन दी गई है under second proviso to subsection 1H of section 206 of the act, provision of this section shall not apply is buyer is liable to deduct TDS under any other provision of act on the goods purchased by him from the seller and has deducted the tax। तो जो TCS ऑन सेल वाला सेक्शन था ना 2061H, उसमें एक आ गया था कि TCS ऑन सेल वाला सेक्शन वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा अगर बायर लाइबल है टैक्स डिडक्ट करने के लिए और बायर ने टैक्स डिडक्ट कर लिया है, तो TCS ऑन सेल वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा उस सेक्शन के अंदर लिखा गया है। तो ये कह रहे हैं। और सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 194Q यानी कि TDS ऑन परचेज वाले सेक्शन में क्या लिखा गया है कि अगर किसी और सेक्शन के अंदर आपका TDS काट लिया गया है या 206C के अंदर आपका TCS कलेक्ट कर लिया है, तो TDS ऑन परचेज वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन 20C में से 6C में से उन्होंने 1H यानी कि TCS ऑन सेल वाले सेक्शन को बाहर रखा है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इन सारे पॉइंट्स की रीडिंग करें तो क्या
कंक्लूजन निकल करके आ रहा है। तो पहले मैं आपका क्लियर कर देती हूँ कंक्लूजन सेक्शन 194Q और 2061H यानी कि TDS ऑन परचेज और TCS ऑन सेल पर पहले हम अपना कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि बायर को टैक्स काटना है, ठीक है। अगर दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो रहे हैं, बायर भी लाइबल है TDS डिडक्ट करने के लिए, सेलर भी लाइबल है TCS कलेक्ट करने के लिए, तो बायर को TDS काटना है। सेक्शन 194Q जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो ये चीज़ इन्होंने क्लियर कर दी है। TDS इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट अंडर 194Q ऑफ द एक्ट। The transaction shall come out of the preview of subsection 1H of 206 after tax has been deducted by the buyer on the that transaction। अगर बायर ने काट लिया तो 2061H कहता है कि अगर बायर ने काट लिया है तो आपको TCS कलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो TDS ऑन परचेज आप करेंगे, सेलर कलेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इनमें ये भी क्लियर कर दिया है किसी कारणवश अगर सेलर ने कलेक्ट कर लिया है, बायर के TDS काटने से पहले अगर सेलर ने TCS आपसे कलेक्ट कर लिया है या उसने अपनी बुक्स में कर लिया है, तो फिर बायर को TDS काटने की आवश्यकता नहीं है। तो पहली प्रायोरिटी तो बायर की रहेगी, लेकिन अगर सेलर ने कलेक्ट कर लिया है तो फिर बायर TDS नहीं काटेगा। तो ये चीज़ आई होप आपकी क्लियर हो गई है। अब सेक्शन 194O को भी लेकर के यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर कर दी गई है कि इफ़ टैक्स हैज़ बिन डिडक्टेड बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने काट लिया है सेक्शन 194O में, देन ट्रांजैक्शन शैल नॉट सब्जेक्टेड टू टैक्स अंडर, तो 194Q में आपको दोबारा से TDS नहीं काटना है, ठीक है। दो सबसेक्शन 1H ऑफ 206 provide exemption from TCS if buyer has deducted tax at source on goods to remove the difficulty. It has been clarified this exemption would also cover a situation where instead of buyer अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने भी TDS काट लिया है तो सेलर TCS कलेक्ट नहीं करेगा। तो 194O, 194Q और 2061H की जो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है वो इसमें आई होप क्लियर कर दी गई हैं। अगर ट्रांजैक्शन पे 194O भी अप्लाई हो रहा है एज वेल एज 2061H भी अप्लाई हो रहा है, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194O में टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, 2061H में कलेक्ट नहीं होगा। अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने TDS कलेक्ट कर लिया है देन सेलर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द TCS ऑन सेम ट्रांजेक्शन, क्योंकि 194O जो है if the seller has collected the reason rate of TDS under 194O is higher than rate of TCS of section 206C1H। तो तीनों ही सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी इन्होंने यहाँ पे बता दी है। तो TDS ऑन परचेज और TDS ऑन सेल वाले में क्या करना है मैं एक बार और बता देती हूँ दोस्तों। बायर को TDS काटना है, ठीक है। अगर दोनों ही लाइबल हैं, सेलर TCS कलेक्ट करने के लिए लाइबल है, बायर TDS डिडक्ट करने के लिए लाइबल है, तो बायर TDS काटेगा। और किसी कारणवश अगर सेलर ऑलरेडी TCS कलेक्ट कर चुका है तो फिर बायर नहीं काटेगा। और सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने छोड़ दिया था दोस्तों, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो था वो था कि क्या ये ट्रांजैक्शन एप्लीकेबल होगी, जो क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा ऑन ट्रांजैक्शन जो कैरी करी जाती है थ्रू एक्सचेंज। तो इन्होंने कहा है कि ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा इन रिलेशन टू ट्रांजैक्शन होती हैं सिक्योरिटी में या फिर कमोडिटी जो ट्रेड की जाती है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, क्लियर्ड एंड सेटल्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉरपोरेशंस इंक्लूडिंग रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉरपोरेशन लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, या फिर ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।